Hello students, welcome back in HOT 321 Post Harvest Management and Value Addition of Fruits and Vegetables Lecture 2 Extent and Possible Causes of Post Harvest Losses। जो पॉसिबल कॉजेज हैं कि हार्वेस्ट लॉस के, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस के, भाई तोड़ाई के बाद जो भी फल सब्जी है वो कैसे ख़राब होते हैं, उनका लॉस किस प्रकार होता है, वो चीज़ क्या कारण है। इसके साथ में अपने इस टॉपिक के अंदर मैं एक छोटा सा और टॉपिक कवर करूँगा कि इम्पैक्ट क्या पड़ता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज का, इम्पैक्ट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज। स्टार्ट दिस टॉपिक। Causes of post harvest losses, they can be classified into two main categories। जो भी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होते हैं उनको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। मेन कैटेगरी के अंदर, वैसे तो अलग अलग कैटेगरी के अंदर भी डिवाइड किया जा सकता है, चलो जो आगे आएंगे। तो दो मेन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक तो फिजिकल, भौतिक कह लो, फिजिकल लॉसेज। दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल लॉसेज, शारीरिक कह लो या देहिक। ठीक है, देहिक जो भी उसमें लॉस होते हैं वो चीज़। तो पहले चलते हैं अपने फिजिकल लॉसेज के अंदर। फिजिकल लॉस कैन अराइज फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज और पेस्ट और डिजीज डैमेज रिजल्टिंग इन प्रोड्यूस tissues being disrupted to a stage where it is not acceptable for presentation and fresh consumption or processing। फिजिकल लॉस क्या होते हैं, एक तरीके के कह लो कि ये मैकेनिकल डैमेज हो जाता है। कभी कभी मैकेनिकल डैमेज समझते हो कि जब अपने हार्वेस्टिंग करते हैं या कोई उसकी ट्रांसपोर्ट करते हैं या हैंडलिंग किसी फल सब्जी की करते हैं तो उसके ऊपर कोई खरोंच लग जाती है, कोई चोट लग जाती है फल के ऊपर या सब्जी के ऊपर, उसको उसी चीज़ को मैकेनिकल डैमेज कहते हैं। ठीक है, जैसे आलू खुदाई कर रहे हैं तो आलू के ऊपर कोई कट लग गया खुदाई करते टाइम, तो वो मैकेनिकल डैमेज के अंदर आता है। ठीक है, या फिर पेस्ट किसी जैसे कोई उसको कीट ने अटैक किया है, ठीक है, कोई उसके अंदर छेद कर दिया है, वो वाले, जहाँ कह लो कि कोई डिजीज़ लगी हुई है जिसके कारण वो खराब है फल, उन चीज़ों को वो फिजियोलॉजिकल लॉसेस के अंदर काउंट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जब ये ऐसी चीज़ सिचुएशन आती है फल की या सब्जी की, जब वो मैकेनिकल डैमेज होता है या पेस्ट इंसेक्ट होता है, तो उसको कोई भी आदमी खाने के लिए खरीदेगा नहीं। ठीक है, कंजप्शन और प्रोसेसिंग के लिए उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ना ही उसको प्रेजेंट किया जा सकता है कि भाई दुकानदार भी उसको सामने नहीं रखेगा कि भाई तुम इसको खरीद लो मेरे मेरे से। ठीक है, क्योंकि वो उसमें खाने लायक क्वालिटी नहीं है, ना तो वो खाने लायक है। ठीक है, तो उसके बाद फिजिकल लॉसेज कैन आल्सो अराइज फ्रॉम एवोपरेशन ऑफ इंटरसेलुलर वाटर विच लीड्स टू अ डायरेक्ट लॉस इन वेट एंड आल्सो नोन एज पीएलडब्ल्यू। वैसे ये पीएलडब्ल्यू मैं अलग से तुम्हें बताऊंगा। तो फिजियोलॉजिकल लॉस जो होते हैं वो होता है कि जो इंटरसेलुलर होता है, कोशिकाओं के अंदर जो पानी होता है वो उसका वाष्पीकरण हो जाना, वाष्प के रूप में बन के उसका उड़ जाना। कभी कभी क्या होता है कि कोई फल सब्जी थोड़ी ज़्यादा हीट के अंदर कह लो या गर्मी के अंदर पड़ी रहती है तो उसमें से वो मुरझा जाती है। वो चीज़ क्या होती है कि उसमें से पानी का वाष्प हो गया है, एवोपरेशन हो गया है और वो सूख गई है वो चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपकी फिजियोलॉजिकल लॉसेस के अंदर आ जाती है। कोई चीज़ काफ़ी टाइम तक पड़ी रहेगी तो वैसे तो उसमें आगे आपका फिजियोलॉजिकल लॉसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि उसमें उसके केमिकल कंपोजिशन के अंदर भी चेंज होता है, तो वो फिजियोलॉजिकल के अंदर काउंट होता है। पर अगर उसके सीधा ही धूप ज़्यादा गर्मी के कारण एवोपरेशन हुआ है तो उसके कारण कोई लॉस हुआ है, आपकी चीज़ का कोई नुकसान हुआ है, कोई फल सब्जी खाने लायक नहीं रही, तो वो फिजिकल के अंदर काउंट होती है। ठीक है, पीएलडब्ल्यू क्या होता है, फिजियोलॉजिकल लॉस इन वेट। ठीक है, कई बार ये टर्म डेफिनेशन के अंदर पूछी जाती है कि फिजियोलॉजिकल लॉस इन वेट क्या है। फिजियोलॉजिकल लॉस वेट यही है कि जो सीधा इवोपरेशन ऑफ इंटरसेलुलर वाटर का जो इवोपरेट हो जाता है उसके कारण उसके भार में कमी आ जाती है, सीधी सीधी वेट में कमी आ जाती है, उसे पीएलडब्ल्यू कहते हैं। ठीक है, पीएलडब्ल्यू फिजियोलॉजिकल लॉस इन वेट। ठीक है, टर्म फिजियोलॉजिकल लॉस इन वेट मतलब उसके जो वजन के अंदर भौतिक रूप से जो उसमें कमी आती है। तो ये गैर नोट कैसे करते हैं, मतलब कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके लिए वैसे जो फ्रूट होता है सैंपल ले लेते हैं, उसको दूसरे दिन तीसरे दिन या कह लो कि डेली उसका वज़न लिया जाता है। धीरे धीरे उस फल का आप देख सकते हो कि रोज़ाना उसका कुछ ना कुछ ग्राम में, मिलीग्राम के अंदर वज़न कम होगा, वो ही उसका
PLW है, मतलब उतना लॉस हुआ है। ठीक है, जो पहली वैल्यू होती है पहले दिन की, उससे दूसरे दिन की या फिर तीसरे दिन की माइनस करके जो भी बचा उसमें परसेंटेज निकाल लेते हैं कि आज कितने परसेंट PLW हुआ है, ये चीज़ कैलकुलेट हो सकती है। ठीक है, तो PLW याद रखना, जो सीधा उसमें से पानी का लॉस होता है, इवोपरेशन होता है इंटरसेलुलर वाटर का, वो PLW है, फिजियोलॉजिकल लॉस इन वेट। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल लॉसेज। फिजियोलॉजिकल लॉसेज क्या होते हैं? जैसे दैहिक मैंने कहा था। ठीक है, या ये कह सकते हो एक सिंपल सिंपल लैंग्वेज के अंदर कि क्वालिटी के अंदर जो भी लॉस होते हैं वो चीज़ फिजियोलॉजिकल लॉस कहलाते हैं। ठीक है, इज द सेकंड कॉज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज एंड दिस कैन ड्यू टू फिजियोलॉजिकल एंड कंपोजिशनल चेंज दैट अलर्ट द alter the appearance, taste, texture and make produce less aesthetically desirable to end user। ठीक है, कि इसके कारण होता क्या है कि दिस कैन ड्यू टू फिजिकल, जो उसकी किसी की शरीर के अंदर जो भी बदलाव होते हैं, परिवर्तन होते हैं, क्योंकि वैसे भी आपने जानते हैं कोई भी फल सब्जी हार्वेस्ट करने के बाद भी वो लाइव होती है। ठीक है, लाइव कह लोगे मतलब जिंदा रहती है, उसमें उसकी कोशिकाएं जिंदा होती हैं और वो वैसे ही श्वसन करता रहता है और लास्ट तक सेनेसेंस तक करता रहता है। ठीक है, तो जो उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे उसके कंपोजिशनल चेंज होते हैं, या तो वो फिजिकल कह लो कि उसमें जो भी बदलाव आ रहे हैं, या फिर कह लो कि कंपोजिशनल चेंज आ रहे हैं, जैसे कोई स्टार्च है वो टूट रहा है, ग्लूकोज के अंदर टूट रहा है, कोई उसके अंदर कोई चीज़ और है वो टूट रही है, मतलब टूट टूट के वो एक सॉफ्ट होता जाता है, जैसे जैसे पड़ा रहेगा वो सॉफ्ट होता जाएगा, यानी कि कह लो कि वो अपने अंत की तरफ जाता जाएगा। ठीक है, वो कंपोजिशनल जो चेंज जिसके कारण क्वालिटी खराब होगी वो फिजियोलॉजिकल लॉसेस कहलाएंगे। ठीक है, जिसके कारण क्या क्या चेंज हो सकते हैं कि भाई अगर कंपोजिशनल चेंज हो रहे हैं, जैसे उसकी फल है पहले थोड़ा सा येलो से कलर का था और जैसे ही ज़्यादा पक गया तो वो ब्राउन कलर का या फिर कह लो कि रेड से कलर का हो गया, टेस्ट चेंज हो जाएगा। केले का तुमने देखा हुआ होगा, ओवर राइप केला कैसा होता है, कच्चा केला कैसा होता है और पका हुआ केला कैसा होता है, तीन। ठीक है, केले के जैसे टेस्ट में भी चेंज हो जाता है, अपीयरेंस भी चेंज हो जाती है, उसका टेक्सचर भी चेंज हो जाता है। टेक्सचर मतलब उसमें पहले थोड़ी सी ये कह लो कि क्रिस्पीनेस होती है, जैसे कोई फल खाते हो पहले खाओगे जब सही कंडीशन के अंदर है, सही राइपनिंग कंडीशन है तो वो क्रिस्पी होगा। जैसे जैसे वो ये कह लो कि जैसे जैसे वो पकता जाएगा वो क्रिस्पीनेस उसकी ख़त्म होती जाएगी, टेक्सचर चेंज हो जाएगा। ठीक है, मेक प्रोड्यूस लेस एस्थेटिकल डिज़ायरेबल, मतलब वो एस्थेटिकली जो सुंदर दिखाई नहीं देगा जो एंड यूज़र है उस तक पहुँचते पहुँचते। द चेंज में अराइज फ्रॉम नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोड्यूस, जैसे कि जो चेंज अराइज होते हैं, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होता है जो उसके अंदर। ठीक है, उससे जैसे सेनेसेंस मैंने कहा कि वो पकता जाता है धीरे धीरे। ठीक है, अपनी लास्ट स्टेज की तरफ जलता है, वो चीज़ फिजियोलॉजिकल के अंदर काउंट होता है। इसके अलावा एबनॉर्मल इवेंट्स भी होते हैं कई, जैसे चिलिंग इंजरी कह लो। चिलिंग इंजरी जैसे अराइजिंग फ्रॉम पोस्ट हार्वेस्ट एनवायरनमेंट, जो आपने पोस्ट हार्वेस्ट एनवायरनमेंट दिया, तोड़ाई के बाद उसको एनवायरनमेंट जब वातावरण दिया है उसके कारण कई बार चिलिंग इंजरी हो जाती है, सन बर्निंग हो जाती है, ये चीज़ें एबनॉर्मल इवेंट्स के अंदर आ जाती हैं और इसको भी फिजियोलॉजिकल लॉसेस के अंदर काउंट किया जाता है। ठीक है, सन बर्निंग समझते हो कि भाई उसका झुलस जाना ऊपर से किसी चीज़ का, जल जाना, ऐसे नहीं कि इवोपरेशन होना, सूखना नहीं उसमें से पानी, जल जाना। ठीक है, इसके अलावा दीज द कॉजेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज कैन आल्सो बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होते हैं उनको कुछ और कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। पहले तो दो मेन कैटेगरी थी, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल। ठीक है, वो उसमें भी आप डिवाइड कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और भी कैटेगरीज हैं जिसमें आप अलग अलग चीज़ के अंदर रख सकते हो, जैसे मेटाबॉलिक, दूसरा मैकेनिकल, तीसरा डेवलपमेंटल, पैरासिटिक डिजीजेज, फिजियोलॉजिकल डिटोरेशन, लैक ऑफ मार्केट डिमांड, कंजप्शन, ऑदर। पहला है मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक जो भी उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे मैंने कहा कि जितने भी फ्रेश फ्रूट्स या फ्रेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स होते हैं सारे के सारे वो लाइव ऑर्गन्स होते हैं, मतलब जिंदा कह लो, जिंदा होते हैं जब भी उनको तोड़ा जाता है तो। द नेचुरल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिजर्व्स एंड द एजिंग ऑफ द ऑर्गन्स। ठीक है, सनेसेंस की तरफ बढ़ता जाता है, उसमें रेस्पिरेशन जो इन्वॉल्व होता है वो ब्रेक डाउन करता रहता है, जो भी उसके अंदर की कोशिकाएं हैं। ठीक है, बहुत से एंजाइम होते हैं वो उसको तोड़ते रहते हैं पार्टिकल्स को अंदर के, और फूड
का जो भी रिजर्व मटेरियल होता है वो टूटता जाता है और एजिंग की तरफ जाता जाता है। कोई भी ऑर्गन है वो एज पुराना होता जाता है, ओल्ड होता जाता है और धीरे धीरे वो सेनेसेंस कह लो या ख़त्म की तरफ चला जाता है। इस प्रकार का जो भी लॉस होता है वो मेटाबॉलिक लॉस कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है मैकेनिकल लॉसेस। मैकेनिकल लॉस क्या होता है? ओवनिंग ऑफ ओवनिंग टू देयर टेंडर टेक्सचर एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट। मतलब टेंडर टेक्सचर होता है कोई भी रखना किसी चीज़ का कि भाई टेंडर टेक्सचर और हाई मॉइस्चर कंटेंट होने के कारण फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल आर वेरी ससेप्टिबल टू मैकेनिकल इंजरी। बहुत ही ज़्यादा ससेप्टिबल होती हैं, ये कह लो कि बहुत जल्दी उनमें घाव हो जाते हैं। ठीक है, मैकेनिकल इंजरी हो जाती है। Poor handling, unsuitable containers, improper packaging, and transportation can easily cause bruising, cutting, breaking, impact bounding, and other form the injuries in other forms of injuries। मतलब मैकेनिकल इंजरी के अंदर मैंने पहले भी बताया था, उसके अंदर भी सेम ही था जो फिजिकल के अंदर आपने पढ़ा था कि जो भी कोई फल सब्जी होती है उनका टेक्सचर टेंडर होता है, मतलब वो नाजुक होता है, उस टाइम मॉइस्चर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए हल्का सा भी अगर उसके ऊपर कोई चोट लगे तो उस पर घाव बन जाता है। ठीक है, या फिर अगर हल्का सा भी उस पर प्रेशर लगाएंगे तो इम्पैक्ट बाउंडिंग हो जाएगी, मतलब वो अंदर से टूट जाएगा, बाहर से हो सकता है कि वो दिखने में वो साफ दिख रहा हो पर अंदर से उसकी स्किन दब जाएगी, जिससे वहाँ से वो गलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। इम्पाउंड जैसे आपने एप्पल के अंदर जो ऊपर वाली पिक्चर उसमें एप्पल में दिखा हुआ है कि कई बार क्या होता है कि अपने किसी चीज़ को दबा दबा के किसी उस कंटेनर के अंदर भर देते हैं तो उसकी जो सतहें होती हैं वो दब जाती हैं। ठीक है, कई बार अपने चेक कर रहे होते हैं कि ये फल सब्जी पकी हुई है यानी उसको थोड़ा सा दबा के प्रेस करके देखते हैं तो भी वो इम्पैक्ट बाउंडिंग कहलाती है। वो दब तो गया, बाहर से तो आपको दिख रहा है कि उसमें कोई घाव नहीं हुआ पर वो अंदर से ब्रेक हो गया। ठीक है। इसके अलावा ब्रशिंग होता है, खरोंचे लगना उसके ऊपर। ठीक है, जैसे केयरलेस हैंडलिंग करते हैं कई बार, पुअर हैंडलिंग मतलब नीचे ये पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा, प्याज को ऐसे फेंक फेंक के मतलब उसको ढेर लगा रहे हैं तो इससे क्या होगा कि एक दूसरे के ऊपर गिरने के कारण दोनों को चोट लगेगी और चोट लगने के कारण वहाँ से जो टिश्यू होंगे उनके खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे, गलना स्टार्ट हो जाएगा उस जगह से। ठीक है, तो ये चीज़ जो है मैकेनिकल के अंदर आ जाती है ऐसी चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा पैकेजिंग के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कहीं ना कहीं मैकेनिकल इंजरी हो जाती है, तो ये मैकेनिकल लॉसेज के अंदर आ जाता है। फिर है डेवलपमेंटल। डेवलपमेंटल होता है किसी चीज़ का डेवलप होना, विकास, सॉरी विकसित हो जाना। जैसे दीज इंक्लूड स्प्राउटिंग, रूटिंग, सीड जर्मिनेशन विच लीड्स टू डिटोरेशन इन क्वालिटी एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू। कभी कभी क्या होता है कि तुमने देखा होगा प्याज है, इसके बाद अलावा पोटैटो है, ये इनमें स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है पड़े पड़े, जो कि डेवलपमेंटल लॉसेस के अंदर आ जाती है। डेवलपमेंटल मतलब उनका विकास हो जाना। ठीक है, जिसके कारण उसकी जो क्वालिटी होती है और न्यूट्रिशन वैल्यू होती है उस फल सब्जी की वो ख़त्म हो जाती है, वो नहीं रहती। अब कभी कभी पड़े पड़े सीड जर्मिनेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, उसके कारण भी वो बीज काम के नहीं रहते वो चीज़। ठीक है, वो डेवलपमेंटल के अंदर आ जाते हैं ऐसे लॉसेज। इसके अलावा पैरासिटिक डिजीजेज। पैरासिटिक डिजीजेज कह लो कि हाई पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज आर कॉज्ड बाय द इन्वेंशन ऑफ फंजाई, बैक्टीरिया, इंसेक्ट एंड अदर ऑर्गेनिज्म। पैरासिटिक डिजीज के अंदर इंसेक्ट पेस्ट भी आ जाते हैं, याद रखना। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो लॉसेज होता है वो इनके आक्रमण या इनके हमले के कारण होता है। जैसे कोई फंगस हमला कर देती है, बैक्टीरिया का कोई आक्रमण हो जाता है या इंसेक्ट पेस्ट उसके ऊपर अटैक करता है, इनके कारण ज़्यादातर जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होते हैं इनके कारण होते हैं। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक फ्रेश फ्रूट इजिली एंड स्प्रेड क्विकली बिकॉज द प्रोड्यूस डज नॉट है मच ऑफ ए नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। मतलब जब फल सब्जी तोड़ लिया जाता है ना उस टाइम उसके पास इतना ज़्यादा ये कह लो कि डिफेंस वाला जो कह लो कि बचने के उपाय कम रह जाते हैं कि भाई उसके पास इतनी शक्ति नहीं रहती कि भाई वो उसको बीमारी का वो आक्रमण जो है उसको रोक सके, तो वो बहुत जल्दी अटैक हो जाता है उन पे, बहुत जल्दी वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो मॉइस्चर होता है फलों के अंदर या सब्जियों के अंदर ये सपोर्ट करता है माइक्रोबियल ग्रोथ को भी। जैसे कोई फंगस की ग्रोथ है उसको अगर ज़्यादा नमी रहती है किसी के अंदर तो बहुत जल्दी वो फंगस ग्रोथ करती है उस चीज़ों के ऊपर, तो इसके कारण बहुत ज़्यादा लॉस होता है। फिर है फिजियोलॉजिकल डिटोरेशन। फिजियोलॉजिकल डिटोरेशन क्या होता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेल्स आर स्टिल अलाइव आफ्टर हार्वेस्ट। मतलब वो जिंदा होती हैं हार्वेस्टिंग के बाद भी, एंड कंटिन्यू देयर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़। उनकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो कंटिन्यू चलती रहती हैं। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में
अकर ड्यू टू मिनरल डेफिशिएंसी। कभी कभी तो जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं किसी मिनरल डेफिशिएंसी के कारण हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी एनवायरमेंटल अनडिजायर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कारण हो जाते हैं, लो और हाई टेम्परेचर के कारण हो जाती है इंजरीज, सच एज हाई ह्यूमिडिटी के कारण भी कई बार हो जाती हैं। तो ये सारे के सारे फिजियोलॉजिकल डिटोरेशंस होते हैं। जैसे आलू है, आलू के अंदर ब्लैक हर्ट हो जाती है डिजीज, सुना होगा ब्लैक हर्ट। या मैं सिंपल बता दूं कि आलू अंदर से कई बार काला होता है, तो वो कारण होता है जब स्टोरेज के अंदर आलू पड़ा हुआ रहता है तो ऑक्सीजन की कमी के कारण उसमें ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उस समय उसमें स्टोरेज के अंदर ऑक्सीजन की कमी रही होगी, मतलब उस आपका जो स्टोरेज, हाँ, कोल्ड स्टोरेज है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी रही होगी जहाँ पे इसको स्टोर किया गया होगा, उसके कारण ये समस्या आती है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि कुछ फल सब्जियों को बहुत ही ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर के अंदर रख दिया जाता है, जब स्टोर करते हैं तो उसके कारण चिलिंग इंजरी हो जाती है। मतलब वहाँ से वो सॉफ्ट हो जाती है, ऊपर वाली स्किन कलर चेंज हो जाता है, अंदर से भी ब्रेक डाउन हो जाती है टिश्यूज़। ठीक है, चिलिंग इंजरी आ जाती है। जब कोई कई बार क्या होता है किसी डेफिशिएंसी, किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के कारण कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है। ये सारे के सारे फिजियोलॉजिकल डिटोरेशन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा लैक ऑफ मार्केट डिमांड। कभी कभी क्या होता है कि पुअर प्लानिंग पर इनएक्यूरेट प्रोडक्शन एंड मार्केट इंफॉर्मेशन में लीड्स टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विच कांट बी सोल्ड इन टाइम। ये कह लो कि कभी कभी क्या होता है कि अपनी प्लानिंग ढंग से नहीं बनाया हुआ होता, और अपने प्रोडक्शन भी इस तरीके से नहीं होता, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन, अपने को पता नहीं कि कितना प्रोडक्शन होगा, ये कह लो कि अपने को पता नहीं कि कितना प्रोडक्शन होगा, और अपने को सही से ये भी नहीं पता कि मार्केट में कितनी डिमांड है इस चीज़ की और कितना अपने को प्रोडक्शन करना है। तो इससे कारण क्या होता है, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन आपके पास, प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन आप उसको बेच नहीं पाते। ठीक है, टाइम पे बेच नहीं पाते। इसके कारण भी कभी कभी लॉसेज में चली जाती है कि आपके पास वो फील्ड में ही पड़ी रह जाती है, वो चीज़ आप बेच ही नहीं पाते उसको, क्योंकि हो सकता है कई बार तो आजकल देखने में मिलता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा आपने प्रोड्यूस पैदा कर लिया और मार्केट में उतना प्राइस नहीं है उससे ज़्यादा, तो उस चीज़ का आपको उसके ट्रांसपोर्ट में खर्च हो जाएगा। अगर वहाँ पे जाके बेचोगे वो चीज़ तो उससे सस्ती बिकेगी, और इससे अच्छा है कि उसको ख़त्म कर दिया जाए वहीं, मतलब उसकी खुदाई और उसकी जो आपको निकालने में पैसे लगेंगे ना, उतना भी आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है क्योंकि आपने ओवर प्रोडक्शन पैदा, बहुत ज़्यादा फल प्रोडक्शन या बहुत ज़्यादा आपने वो क्रॉप प्रोड्यूस कर ली है, तो मार्केट में वो उसकी वैल्यू नहीं है, तो वो प्रोड्यूस आपके फार्म पे ही वेस्ट हो जाएगा, लॉस में चला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दिस सिचुएशन अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन एरियाज वेयर ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज फैसिलिटी आर इनएडिक्वेट। मतलब ज़्यादातर ऐसे क्षेत्रों में होता है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और जहाँ पे जो स्टोरेज की फैसिलिटी होती है प्रॉपर नहीं होती, सही नहीं होती, कम होती है, या कह लो। ठीक है, प्रोड्यूस में लाई रोटिंग इन प्रोडक्शन एरियाज if farmers are unable to transport it to people who need it in distant location। कभी कभी क्या होता है कि उसके पास स्टोरेज की फैसिलिटी भी नहीं है और ट्रांसपोर्टेशन की भी कोई खास फैसिलिटी नहीं है, तो वो इतनी दूर तक प्रोड्यूस को नहीं भेज पाता, और जहाँ पर उन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है, और आपका प्रोड्यूस वहीं पे फील्ड के अंदर ही रोट हो जाता है, ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है, उनको डंप करना पड़ता है वहीं पे, कि आपके पास ट्रांसपोर्ट की कोई फैसिलिटी नहीं है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा दूर पे, तो बहुत से लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है, पर जहाँ पे अपने मेन अपना एरिया है वहीं पे तो इसकी कल्टीवेशन हो रही है, वहाँ पे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो अपने पास इतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है कि अपने वहाँ तक पहुँचा सके। ठीक है, तो फिर वहाँ पे जो आपका प्रोड्यूस होगा वहाँ ख़राब हो जाएगा, तो ये लॉसेस के अंदर आ जाता है लैक ऑफ मार्केट डिमांड के कारण। इसके अलावा कंजप्शन, कंजप्शन होता है दिस लॉसेस कैन बी ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रिजर्वेशन मेथड एट होम, मेथड ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन सच एज पीलिंग, कंजप्शनल स्टाइल एक्सेट्रा। ये कह लो कि कभी कभी क्या होता है कि जो इंसान है, हैबिट है उनकी खाने की, उसके कारण भी कभी कभी आपका लॉस में फल और सब्जियां चली जाती हैं। आप उस चीज़ को, किसी फल को छील के खा रहे हो, जबकि छिलके के साथ इतना ज़्यादा आपने उसकी पल्प को भी फेंक रहे हो। जहाँ उसको छीलते टाइम, जहाँ कह लो कि उसको बनाते टाइम आप उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में वेस्ट कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो, कि भाई उसको फेंक ही रहे हो आधे से ज़्यादा मात्रा। तो कोई कुकिंग करते टाइम सब्जी कोई छील रहे हो तो उसका आधा से ज़्यादा भाग आप फेंक रहे हो, जबकि वो खाने लायक है। तो इससे भी कंजप्शनल जो है लॉसेस के अंदर आ जाता है। बहुत ही थोड़ी मात्रा में है, पर थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ों को अपने वेस्ट कर देते हैं।
ठीक, जैसे सेब का छिलका उतार के खा रहे होते हैं, जबकि सेब को सीधा भी खाया जा सकता है, जो उसके न्यूट्रिएंट्स छिलके में भी होते हैं। ठीक है, अब जो अनानास है उसको छीलते टाइम बहुत ज़्यादा मात्रा में छिलके के साथ ही पल्प को हटा दिया जाता है, सीधा काटने के चक्कर में कि भाई उससे सीधी सीधी स्लाइस कटें, तो उस टाइम भी अपने बहुत ज़्यादा मात्रा में वेस्ट कर रहे होते हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो अब ये अपनी हैबिट होती है इंसानों की कि वो किस प्रकार से उस चीज़ को खाते हैं और कितनी ज़्यादा मात्रा में वो किस हद तक उस चीज़ को वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है, कुछ और भी मैथ हैं, अदर्स भी हैं, ठीक है, जिनके कारण लॉसेज होते हैं, जैसे लैक ऑफ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेजिंग हाउस ऑपरेशंस। आपको जो पैकेजिंग हाउस के अंदर जहाँ कह लो कि पैकिंग होती है, जहाँ पे प्रोड्यूसेस की प्रोडक्ट्स की, उसके पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपको ढंग से पता नहीं है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। आप उसके अंदर कोई ऐसी सब्जी है जिसमें हाई मॉइस्चर रहता है, जैसे पत्ते वाली सब्जियाँ होती हैं, उनको आप ऐसे बंद कर रहे हो एक लिफाफे के अंदर, जिसके कारण उसके बहुत ज़्यादा नमी के कारण उसमें रोटिंग स्टार्ट हो गई है। आपको नहीं पता कि उसमें ऑक्सीजन एक्सचेंजर्स या फिर कोई थाइलिन इनिबिटर या कुछ ऐसी चीज़ डालें जिससे कि, या सिलिका जेल जैसे कोई जो पॉकेट्स रहते हैं उनको डाल दें, जिससे कि उसके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता रहे, अगर एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकले तो उसको एब्जॉर्ब कर ले। अपने को नहीं पता पैकेजिंग के अंदर कैसे करनी है, तो उसके कारण भी कई बार चीज़ें लॉस में चली जाती हैं। मतलब आपने तो ट्रांसपोर्ट में अगर बहुत थोड़े दिन भी अगर वो बंद रह गई चीज़, ठीक है, आपने सोचा कि वहाँ तक पहुँचानी है, ठीक है, यहाँ तक तो, पर उसके बाद भी अगर थोड़े दिन रखनी पड़ जाए उसी पैकेजिंग के अंदर तो वो गल जाती है, तो लॉस में गई। इसके अलावा लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द ग्रोवर्स, कॉन्ट्रैक्टर एंड इवन पॉलिसी मार्कर्स। जो ग्रोवर्स होते हैं या कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको पॉलिसी के बारे में पता नहीं होता, इसके कारण भी अवेयरनेस नहीं होती कि भाई कैसे मैं प्रोड्यूस को बेचूंगा, जहाँ मेरी क्या पॉलिसी है, किस हिसाब से किस स्टेज पे उस चीज़ को बेचना है, कैसे बेचना है। कॉन्ट्रैक्टर और ग्रोवर के बीच में जो पॉलिसी बनती है उनकी ढंग से उन दोनों को, उन दोनों में से किसी को भी नॉलेज ना होना, ठीक है, इसके कारण भी कई बार प्रोड्यूस आपका ख़राब हो जाता है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं कि आपके पास जो उसकी तोड़ाई कह लो, ठीक है, या फिर उसकी हैंडलिंग करने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ कह लो कि कोई चीज़ चाहिए, या फिर ये कह लो कि उसके लिए आपको स्टोरेज चाहिए, जहाँ आपको उसके कुछ टाइम तक उसकी पैकेजिंग करनी है या स्टोरेज करना है, उसके लिए जो भी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सुविधा आपके पास न होना, ठीक है। इसके अलावा आप टेक्निकल नॉलेज के बारे में भी लिख सकते हो कि टेक्निकल इनएडिक्वेट या लैक ऑफ टेक्निकल सपोर्ट, ठीक है, ऐसा भी कुछ लिख सकते हो कि टेक्निकल सपोर्ट का ना मिलना इसके कारण भी हो सकता है। इसके अलावा इनएडिक्वेट पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी कंट्रोल, पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी कंट्रोल भी ढंग से न करना, हार्वेस्ट के बाद उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना, क्वालिटी मतलब उसकी ग्रेडिंग पैकेजिंग, ग्रेडिंग कैसे करनी है, जो गले हुए फल हैं या छोटे हैं उसकी उस हिसाब से नहीं करते तो कई कई बार क्या होता है कि हल्का सा भी कोई दागी फल है उसके ऊपर फंगल ग्रोथ करेगी और सारे के सारे जितने भी साथ वाले फल हैं वो भी खराब हो जाएंगे, इसलिए ग्रेडिंग की जाती है, ठीक है, शॉर्टिंग की जाती है, ग्रेडिंग की जाती है, ये प्रोसेस पहले की जाती है, ठीक है, जो कि क्वालिटी को कंट्रोल करता है, हार्वेस्ट के बाद की क्वालिटी को कंट्रोल करता है। इसके अलावा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग, भाई आपके पास जो मार्केटिंग है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। कभी कभी क्या होता है कि मेरे पास बहुत सारा प्रोड्यूस होता है, मैं उसको मार्केट में बेचता हूँ, वो बिकता नहीं है और वापस आ जाता है, क्योंकि मैं उसके पास, मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज़ को मेरी तरफ से वो बिक जाए, ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर से नहीं बेच रहा, मैं कभी किसी को दे देता हूँ कभी किसी को देता हूँ, मेरा कोई क्लियर वो आदमी नहीं है कि मैं उसको बेचना है मुझे, तो कभी कभी क्या होता है कि मेरा प्रोड्यूस वहीं पड़ा रह जाता है, घर पे ही पड़ा रह जाता है, कोई भी लेने नहीं आता, मतलब मेरा क्लियर नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है मार्केटिंग, ठीक है। इसके अलावा एब्सेंस ऑफ प्री कूलिंग, प्री कूलिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ फील्ड हीट, रिमूवल मतलब कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही फल सब्जियां तोड़ते जाते हैं उसमें थोड़ी गर्मी होती है, जैसे ही तोड़ते हैं गर्म हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है वो बहुत जल्दी पक जाती हैं, उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती हैं उस टाइम तोड़ने के बाद, तो वो गलना स्टार्ट हो जाती हैं, या कह लो कि वो सेनेसेंस की तरफ ज़्यादा जल्दी जाना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए फील्ड हीट को रिमूव करते हैं, फील्ड हीट को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं कि प्री कूलिंग करते हैं। प्री कूलिंग के भी बहुत से मेथड हैं, पर ज़्यादातर जो किसान करते हैं क्या करते हैं कि पानी की बकेट अपने साथ रखते हैं, उसके अंदर फल सब्जी तोड़ते जाते हैं और उसके अंदर डालते जाते हैं, ठंडे पानी की बाल्टी के अंदर डालते जाते हैं, जिसको प्री कूलिंग कहा जाता है। जब फील्ड हीट को रिमूव करने के लिए ये प्री कूलिंग करते हैं, ठीक है। अगर ये स्टेप कह लो कि नहीं करते वो बीच में, तो उनकी फल सब्जियों के ज़्यादातर चांस रहते हैं कि आगे जाके वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी या पक जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा
इनएडिक्वेट मार्केट फैसिलिटीज़, मार्केट के अंदर जो फैसिलिटीज़ है इनएडिक्वेट होना, ठीक है। इसके अलावा मार्केट इंटेलिजेंस और मार्केट इंफॉर्मेशन सर्विस के अंदर कोई कमी होना, कि भाई आपका जो प्रोड्यूस है मार्केट में पहुंच गया पर लोगों को नहीं पता कि ये प्रोड्यूस आपके पास मतलब पहुंचा है और अब इसको ख़रीदना है, या कुछ भी उस कह लो कि इंफॉर्मेशन नहीं होना उसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा पूरा पुअर स्टोरेज फैसिलिटीज़, जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी ना होना, इसके कारण भी कभी कभी आपका जो प्रोड्यूस होता है वो वेस्ट में चला जाता है, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज आपके पास ना होना, जहाँ कह लो कि आपके पास उस चीज़ को रखने के लिए कुछ छोटा सा हाउस भी जो कह लो कि छोटा सा कमरा भी ना होना, कि भाई उस चीज़ को आप थोड़े टाइम तक स्टोर करके रख सको, तो उसके कारण भी कभी कभी उसमें लॉस में चला जाता है। नेक्स्ट है अपना इम्पैक्ट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज। इम्पैक्ट क्या पड़ता है, प्रभाव क्या होता है, ये थे कारण, ठीक है, कि कारण क्या क्या है लॉसेज के, कैसे किन किन कारणों से वो लॉस में चला जाता है जो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया था लगभग 25 से लेके 40% तक का जो प्रोड्यूस होता है, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस होता है वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है। ओनली 1.8% जो प्रोड्यूस होता है वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर जाता है। जितना भी प्रोड्यूस होता है उसका 25 to 40%, 25 से 40% वेस्ट के अंदर या लॉसेज के अंदर चला जाता है, ये कह लो, ठीक है। अपने वही पढ़ा था कि कौन कौन से जो लॉसेज हैं जिनके अंदर अपना इतना 25 से 40% चला जाता है। और अपना जो मेन मकसद है उसका इस जो सब्जेक्ट का, कि अपने इन चीज़ों को कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कैसे इन चीज़ों को रोक सकते हैं, ठीक है। आगे अपने इनकी ऐसी ही टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे कि कैसे इस लॉस को मिनिमाइज़ किया जा सके, क्या पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इनको मिनिमाइज़ करेंगी। तो पहले उससे है इम्पैक्ट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज। इम्पैक्ट होता है प्रभाव क्या पड़ेगा, ज़्यादातर इससे दो प्रभाव पड़ते हैं, एक तो न्यूट्रिशनल, दूसरा होता है इकोनॉमिकल। न्यूट्रिशनल क्या होता है, विटामिन एंड मिनरल्स एसेंशियल फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रिच सोर्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। पता ही है कि विटामिन और मिनरल्स सबसे ज़्यादा सब्जियों और फलों के अंदर पाए जाते हैं, रिच सोर्स होते हैं, ठीक है, जो कि ह्यूमन न्यूट्रिशन का मेन अहम चीज़ होते हैं, सोर्स होते हैं एनर्जी के, ठीक है। These are wasted in transit from harvest to consumer, represent a loss in quantity of valuable food। ये जो होते हैं विटामिन और मिनरल्स, ये ज़्यादातर जो हार्वेस्ट से कंज्यूमर तक पहुंचते हैं, बीच में जो ट्रांसिट होता है, मतलब बीच में जो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है, कंज्यूमर तक पहुंचता है, बीच वाली जो कड़ी है, वहीं पे वैल्यूएबल फूड अपना लॉस में चला जाता है। इन लॉसेस के कारण, जो अपने अभी तक लॉसेस पड़े हैं उनके कारण वो लॉस में चला जाता है, ठीक है। जिससे कि क्वालिटी जो इतनी क्वालिटी में सॉरी क्वांटिटी में जो मात्रा में इतना पहुंचना चाहिए था वो कम मात्रा में अपने पहुंच पाता है, इतनी मात्रा तो अपने उसको वेस्ट कर देते हैं। दूसरा, अकेला ये मात्रा के अंदर ही लॉस नहीं होता, इससे अपने एक क्वालिटी के अंदर भी लॉस होता है, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि वो चीज़ पहुंच जाती है पर वो क्वालिटी इनएडिक्वेट होती है, मतलब प्रॉपर क्वालिटी वाली चीज़ नहीं पहुंचती, उसमें फंगल ग्रोथ कर रही होती है, उसमें कोई फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रखा होता है, कोई कभी क्या होता है ओवर राइप हो रखा होता है, तो वो क्वालिटी जो चीज़ न्यूट्रेंट अपने को मिलना चाहिए वो अपने को क्वालिटी में नहीं मिल पाता, ठीक है, न्यूट्रिशनल। दूसरा होता है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल क्या होता है कि केयरलेस हैंडलिंग एंड इम्प्रॉपर हैंडलिंग लीड्स टू स्क्रैचेज ऑन द फ्रूट एंड स्किन बाउंड्स विच इन सम में रिड्यूस द क्वालिटी एंड मार्केट वैल्यू एंड प्राइस। केयरलेस हार्वेस्टिंग करते हैं, मतलब जैसे ही तोड़ाई कर ली, बस तोड़ते गए झाड़े पेड़ से और नीचे फेंकते गए फल और नीचे सारे इकट्ठे कर दिए, जैसे मैंने प्याज वाला कर रहा था कि भाई ठीक है, तो ऐसे तोड़ लिए और उसके बाद उनको थैलों में भरा और बेच दिए। तो इससे क्या होगा कि उनके ऊपर फलों के ऊपर स्क्रैच पड़ जाएंगे, उनकी स्किन जो होगी और उस पर घाव बन जाएंगे, जिससे कि उसकी क्वालिटी भी रिड्यूस हो जाएगी, उसकी मार्केट वैल्यू भी कम हो जाएगी, ठीक है। सच डैमेज प्रोड्यूस आल्सो फेल टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल बायर्स। ऐसे जो प्रोड्यूस होते हैं वो इंटरनेशनल जो विदेशों से इसको खरीदने वाले लोग होते हैं उनके ऊपर ये कह लो कि अ, उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। एंड गिव्स द एक्सपोर्टिंग कंट्री लिटल प्रॉफिट। जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज होती हैं वो कम प्रॉफिट देती हैं और अपने देश का नाम भी खराब होता है, एंड ए बैड नेम, और बुरे नाम के साथ, मतलब कि इनका जो प्रोड्यूस होता है अच्छा नहीं होता, ऐसे कह के जाते हैं कि भाई इनका प्रोड्यूस अच्छा नहीं होता, अपने यहाँ से अगली बार से नहीं खरीदेंगे, मतलब अपने देश का नाम, जहाँ ये भी कहेंगे आगे वालों का भी यहाँ से मत खरीदना, यहाँ का प्रोड्यूस अच्छा नहीं होता। अपने भी ऐसे ही करते हैं, कहीं किसी भी चीज़ से अगर दुकानदार से भी अगर कोई चीज़ माड़ी मिल जाए,
कह लो कि अपने को अच्छी ना मिले, क्वालिटी ना मिले, तो अपने ये कह देते हैं कि इसके पास अच्छी क्वालिटी की चीज़ नहीं मिलती, अपने इससे नहीं लेंगे, दूसरे से लेंगे, उसके पास क्वालिटी की मिलती है। ठीक है, अगर अपने क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो एक्सपोर्ट जो बायर होते हैं बाहर वाले इंटरनेशनल, वो अपनी चीज़ नहीं खरीदेंगे और अपना नाम भी बदनाम करेंगे कि भाई ये चीज़ अच्छी नहीं मिल रही इससे, तो नाम भी खराब होता है। इससे जो इकोनॉमिक लॉस देश को होता है, अगर ऐसा अपने करते हैं तो इकोनॉमिक लॉस होता है। थैंक यू।